भारतीय उद्योग जगत में दो नाम हमेशा याद किए जाएंगे, रतन टाटा और धीरूभाई अंबानी। इन दोनों ने अपने अपने तरीकों से देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदला। जहां रतन टाटा का नेतृत्व टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर ले गया, वहीं धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली कॉरपोरेशन बना दिया। दोनों ही व्यक्तित्वों की जीवन शैली, नेतृत्व के तरीके और बिजनेस मॉडल में भिन्नता रही है, लेकिन उनका लक्ष्य देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना था। रतन टाटा एक विरासत को संभालने और उसे नई ऊंचाइयों पर ले गए। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। उनका पालन पोषण एक धनी पारसी परिवार में हुआ, जो पहले से ही भारतीय उद्योग में एक प्रतिष्ठित नाम था। उनके दादा जमशेदजी टाटा टाटा समूह के संस्थापक थे। रतन टाटा का बचपन थोड़ा कठिन था, क्योंकि उनके माता पिता का तलाक तब हुआ जब वह केवल 10 साल के थे। इसके बाद उनकी देखभाल उनकी दादी ने की। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। इस शिक्षा ने उनके बिजनेस विजन को मजबूत किया और उन्हें औद्योगिक विकास के विभिन्न पहलुओं की गहरी समझ दी। 1961 में रतन टाटा ने टाटा समूह में अपने करियर की शुरुआत की। सबसे पहले उन्हें टाटा स्टील में भेजा गया, जहां उन्होंने शॉप फ्लोर पर काम किया। यहां से रतन टाटा ने न केवल औद्योगिक प्रक्रियाओं को समझा, बल्कि कर्मचारियों की स्थिति को भी बेहतर ढंग से समझा। टाटा समूह में उन्होंने विभिन्न पदों पर काम किया और समूह की आंतरिक संरचना और इसकी समस्याओं से भी अवगत हुए। 1991 में JRD टाटा के उत्तराधिकारी के रूप में रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उस समय टाटा समूह लगभग 100 अलग अलग कंपनियों का एक समूह था, जिनमें से कई कंपनियां लाभ में नहीं थीं। रतन टाटा ने इन कंपनियों का पुनर्गठन किया और एक एकीकृत नेतृत्व शैली को अपनाया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर अपने पंख फैलाए। उन्होंने कंपनी को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई अधिग्रहण किए, जो न केवल भारतीय बाजार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी टाटा को मजबूत बनाने में सहायक रहे। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने 2008 में ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। यह अधिग्रहण न केवल टाटा मोटर्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, बल्कि इसने टाटा समूह को अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल बाजार में एक नई पहचान दी। इस अधिग्रहण के जरिए टाटा मोटर्स ने लग्जरी कार बाजार में अपनी जगह बनाई। 2007 में टाटा स्टील ने यूरोप की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कोरस का अधिग्रहण किया। यह सौदा $12.1 बिलियन में हुआ था और इसने टाटा स्टील को दुनिया की सबसे बड़ी स्टील निर्माताओं में से एक बना दिया। रतन टाटा के इस फैसले ने टाटा स्टील को वैश्विक स्टील बाजार में अग्रणी स्थान दिलाने में मदद की। रतन टाटा के कार्यकाल में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने तेजी से विकास किया और यह भारत की सबसे बड़ी IT सेवा प्रदाता कंपनी बन गई। TCS की स्थापना 1968 में हुई थी, लेकिन रतन टाटा के नेतृत्व में इसने अपनी वैश्विक उपस्थिति को मजबूत किया और भारत की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बन गई। रतन टाटा का सपना था कि भारत में आम आदमी के पास भी अपनी कार हो। इसी सोच के साथ उन्होंने टाटा नैनो को लॉन्च किया, जो उस समय दुनिया की सबसे सस्ती कार मानी जाती थी। हालांकि यह परियोजना व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही, लेकिन यह उनके विजन और भारतीय बाजार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रतन टाटा न केवल एक उद्योगपति हैं, बल्कि वे समाज सेवा के प्रति भी गहरी आस्था रखते हैं। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट्स ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से उन्होंने समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। रतन टाटा की नेतृत्व शैली को नैतिकता, पारदर्शिता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया जा सकता है। उन्होंने हमेशा कर्मचारियों और हितधारकों के साथ सहयोग और विश्वास को प्राथमिकता दी। उन्होंने किसी भी सौदे या विस्तार से पहले उसकी नैतिकता पर जोर दिया और दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखा। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। उनके निजी जीवन में कई चुनौतियां आईं, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने करियर और सामाजिक कार्यों को प्राथमिकता दी। उन्हें उनकी सादगी और विनम्रता के लिए जाना जाता है। सर रतन टाटा के लिए तो एक लायक बनता है। धीरूभाई अंबानी, एक साधारण आदमी से उद्योगपति तक का सफर। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम धीरजलाल हीराचंद अंबानी था। उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था और उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे।
धीरू भाई को शुरू से ही व्यापार में रुचि थी और उनका मानना था कि वे मेहनत और समझदारी से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। धीरू भाई अंबानी का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और बेहतर अवसरों की तलाश में यमन चले गए, जहां उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू किया। इसी दौरान उन्हें व्यापार के कई गुर सीखने का मौका मिला और उन्होंने यह समझा कि व्यवसाय कैसे किया जाता है। धीरू भाई अंबानी ने 1966 में भारत लौटने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की। रिलायंस ने शुरुआत में कपड़ा व्यापार में कदम रखा और धीरे धीरे इसका विस्तार किया। धीरू भाई की दूरदर्शिता और जोखिम लेने की क्षमता ने रिलायंस को भारतीय उद्योग जगत में प्रमुखता दिलाई। धीरू भाई अंबानी ने अपने व्यवसाय की शुरुआत कपड़ा उद्योग से की। उन्होंने विमल ब्रांड के नाम से कपड़ा बेचना शुरू किया। उनका बिजनेस मॉडल बहुत ही साधारण था, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद को कम कीमत पर बेचने की रणनीति। इसके लिए उन्होंने सीधे ग्राहकों और व्यापारियों से संपर्क किया और उत्पादों को छोटे कस्बों और गांवों तक पहुंचाया। इसने विमल को भारत का सबसे लोकप्रिय कपड़ा ब्रांड बना दिया। धीरू भाई अंबानी ने अपने बिजनेस का विस्तार किया और कपड़ा उद्योग से बाहर निकलकर पॉलिएस्टर और पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने पॉलिएस्टर यार्न का उत्पादन शुरू किया, जो भारतीय कपड़ा उद्योग में एक क्रांति साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स की स्थापना की और भारत को पेट्रोकेमिकल्स के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा। धीरू भाई अंबानी का सबसे महत्वपूर्ण कदम शेयर बाजार में रिलायंस को सूचीबद्ध करना था। उन्होंने 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज को सार्वजनिक कर दिया और इसके शेयर भारतीय मध्यम वर्ग को बेचे। इसके बाद उन्होंने भारतीय निवेशकों के विश्वास को जीतने के लिए अपने व्यवसाय की पारदर्शिता और मुनाफे को बढ़ाया। धीरू भाई अंबानी का व्यवसाय मॉडल आक्रामक था। उन्होंने जोखिम लेने में कोई संकोच नहीं किया और बड़े निवेश किए। उन्होंने रिलायंस को सिर्फ कपड़ा और पेट्रोकेमिकल्स तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसका विस्तार दूरसंचार, ऊर्जा और खुदरा व्यापार जैसे क्षेत्रों में किया। 1990 के दशक में जब भारत में दूरसंचार उद्योग तेजी से बढ़ रहा था, धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस की स्थापना की। उनकी दूरसंचार कंपनी ने कम कीमत पर सेवाएं प्रदान कर भारतीय बाजार में तहलका मचा दिया। उन्होंने दूरसंचार उद्योग में अपनी रणनीतियों के जरिए रिलायंस को इस क्षेत्र में सबसे आगे रखा। धीरू भाई अंबानी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कदम जामनगर में रिलायंस रिफाइनरी की स्थापना करना था। यह दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और यह न केवल भारत की ज़रूरतों को पूरा करती है, बल्कि दुनिया भर के देशों को तेल और गैस की आपूर्ति करती है। धीरू भाई के इस निर्णय ने भारत को पेट्रोकेमिकल्स और ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैश्विक शक्ति बना दिया। धीरू भाई अंबानी का नेतृत्व बहुत ही आक्रामक और लक्ष्य उन्मुख था। वे जोखिम लेने से नहीं घबराते थे और हमेशा बड़े लक्ष्य रखते थे। उनकी नेतृत्व शैली में संवाद, सहानुभूति और अवसरों का अधिकतम उपयोग करने की कला शामिल थी। उन्होंने अपने कर्मचारियों को हमेशा नई सोच के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरू भाई अंबानी ने भी समाज के लिए कई कार्य किए। उनके नेतृत्व में रिलायंस फाउंडेशन की स्थापना हुई, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में कार्य करता है। रतन टाटा और धीरू भाई अंबानी दोनों ने ही भारतीय उद्योग को अपने अपने तरीकों से बदल दिया। रतन टाटा ने जहां टाटा समूह को नैतिकता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाया, वहीं धीरू भाई अंबानी ने अपने आक्रामक और जोखिमपूर्ण दृष्टिकोण से रिलायंस को भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनाया। दोनों ही नेता अपने अपने क्षेत्रों में अविस्मरणीय योगदान के लिए सदैव याद किए जाएंगे।